सोचिए, जब धरती पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था, ना शहर, ना भाषा, ना आग का इस्तेमाल, सिर्फ घने जंगल थे, लंबे पेड़ और उन पेड़ों के बीच चलती एक जिंदगी जो आज भी हमारे लिए एक राज है। उस जमाने में जब धरती खामोशी के साथ सांस लेती थी, तब एक प्रजाति ऐसी थी जो धीरे धीरे देखना, समझना और सीखना शुरू कर चुकी थी। ये कहानी है बंदरों की, एक ऐसी प्रजाति की जो लाखों सालों से प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। बंदर हमें अक्सर मजाक लगते हैं, कभी शरारती, कभी चालाक, कभी बिल्कुल बच्चों जैसे। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो लगता है जैसे ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि सोचने वाले जीव हैं। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी होती है, उनके एक्शंस में प्लानिंग होती है और उनके ग्रुप्स में एक पूरी सोसाइटी बसती है। पर सवाल ये है कि ये बंदर आए कहाँ से, इनकी कहानी कब शुरू हुई और कैसे ये प्रजाति इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट बन पाई। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 60 मिलियन साल पहले, जब धरती एक बड़े बदलाव से गुजर चुकी थी। डायनासॉर्स, जो कभी धरती के सबसे ताकतवर जीव थे, एक भयानक एक्सटिंक्शन के बाद खत्म हो चुके थे। उनके जाने के बाद धरती पर खाली जगह थी, सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एवोल्यूशन के सफर में भी। इसी खाली जगह ने नए मैमल स्पीशीज को उभरने का मौका दिया। उस वक्त धरती का क्लाइमेट आज के मुकाबले काफी गर्म और नमी से भरा हुआ था। हर तरफ घने जंगल थे, जहां पेड़ों की छत नीचे जिंदगी फूल रही थी। छोटे छोटे मैमल्स जो पहले जमीन पर छुपकर रहते थे, अब पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर रहे थे। यहीं से बंदरों के पूर्वजों की कहानी शुरू होती है। ये जीव ना तो आज के बंदर जैसे थे, ना ही इंसान जैसे, लेकिन उनके शरीर में वो सब बीज मौजूद थे जो आगे चलकर बुद्धि और सामाजिक जिंदगी को जन्म देने वाले थे। पेड़ों पर रहने के लिए उन्हें अपने शरीर को बदलना पड़ा। उंगलियां धीरे धीरे लंबी और लचीली होती गईं ताकि शाखाओं को मजबूती से पकड़ा जा सके। आंखें चेहरे के सामने आने लगीं, जिससे गहराई का अंदाजा लगाना आसान हो गया। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं थे, बल्कि जिंदा रहने की एक रणनीति थी। जंगल में गिरना मतलब मौत, और इसलिए प्रकृति ने उन्हें बेहतर संतुलन और समन्वय दिया। समय के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता गया। जंगल एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ ताकत काम नहीं आती, वहां याद रखना पड़ता है कि कौन सा फल कब मिलता है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा जानवर खतरनाक। इसी वजह से बंदरों के पूर्वजों ने सीखना शुरू किया और यहीं से बुद्धि का सफर आगे बढ़ा। लेकिन विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। धरती का मौसम बदलता रहा, कभी जंगल फैलते गए, कभी सूखने लगे। जब जंगल कम हुए तो कई प्रजातियों को जमीन पर आना पड़ा। कुछ वहां अपना तालमेल बैठा नहीं पाए और खत्म हो गए, लेकिन कुछ, खासकर बंदरों के पूर्वज ने खुद को बदलने का हुनर सीख लिया। इसी अनुकूलन ने उन्हें जिंदा रखा। धीरे धीरे बंदर अलग अलग जगहों में फैल गए। अफ्रीका और एशिया में रहने वाले बंदर एक अलग रास्ते पर विकसित हुए, जबकि अमेरिका पहुंचने वाले बंदर बिल्कुल अलग तरह से बदले। समुद्रों के बनने और महाद्वीपों के अलग होने के बाद ये प्रजातियां एक दूसरे से काफी अलग हो गईं। इसी वजह से आज हम पुरानी दुनिया के बंदर और नई दुनिया के बंदर के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका और एशिया के बंदर, जिन्होंने जमीन और पेड़ दोनों का सहारा लिया, ज्यादातर मजबूत शरीर वाले बने। इनकी पूंछ अक्सर सिर्फ संतुलन के काम आती है, पकड़ने के लिए नहीं। बबून जैसे बंदर जमीन पर तेजी से चल सकते हैं, जबकि लंगूर जैसे बंदर पेड़ों पर लंबी छलांगे लगाते हैं। इनकी सामाजिक जिंदगी काफी मजबूत होती है और झुंड के बिना ये जिंदा नहीं रह पाते। वहीं अमेरिका के जंगलों में रहने वाले बंदर बिल्कुल अलग दुनिया के रहने वाले हैं। उनकी पूंछ सिर्फ पूंछ नहीं बल्कि एक अतिरिक्त हाथ होती है। वो उससे शाख पकड़ सकते हैं, लटक सकते हैं और अपना पूरा वजन संभाल सकते हैं। हाउलर बंदर की आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। स्पाइडर बंदर अपनी तेजी और फुर्ती के लिए मशहूर हैं। पर चाहे कोई भी प्रजाति हो, बंदरों की सबसे खास बात उनका दिमाग है। बंदर औजारों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात सिर्फ कहानी नहीं बल्कि विज्ञान से साबित है। अफ्रीका में कुछ बंदर पत्थर से कठोर फल तोड़ते हुए देखे गए हैं। एशिया में कुछ बंदर छोटी लकड़ी से कीड़े निकालते हैं। ये व्यवहार जन्म से नहीं होता बल्कि सीखा हुआ होता है। और जब एक बंदर कुछ सीख लेता है तो बाकी झुंड भी उसे देखकर सीख जाता है। बंदरों का समाज एक छोटी दुनिया जैसा होता है।
हर झुंड में एक व्यवस्था होती है, एक मुखिया नेता होता है जो फैसले लेता है। लेकिन ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं होता, समझदारी, अनुभव और रिश्तों का भी उतना ही महत्व होता है। माँ अपने बच्चे का सालों तक ध्यान रखती है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं और पूरा झुंड मिलकर अपनी सुरक्षा करता है। संवाद बंदरों की जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो सिर्फ आवाज़ों से नहीं, बल्कि चेहरे के भाव और शरीर की भाषा से भी बात करते हैं। गुस्सा, डर, प्यार, जलन, ये सब भाव बंदरों में साफ देखे जा सकते हैं। कभी-कभी लगता है जैसे हम अपनी ही परछाई देख रहे हों। यही से इंसान और बंदर के रिश्ते की बात शुरू होती है। विज्ञान के मुताबिक इंसान और बंदर का एक ही पूर्वज था। हमारा जीवकोश लगभग 98% तक मिलता जुलता है। इसीलिए हम उनकी हरकतों में अपनी झलक देख पाते हैं। परिवार के रिश्ते, सामाजिक नियम और सीखने की क्षमता, ये सब चीजें हमें जोड़ती हैं। इसी संबंध की वजह से बंदर हमेशा से इंसानी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं में बंदरों को चतुर और शक्तिशाली माना गया। भारतीय संस्कृति में हनुमान जी शक्ति, भक्ति और बुद्धि के प्रतीक हैं। कहानियों और लोक कथाओं में बंदर अक्सर एक चालाक किरदार के रूप में दिखते हैं जो मुश्किल हालात से निकल आता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बंदरों का अपना महत्व रहा है। अफ्रीका में कुछ समुदाय उन्हें जंगल का रक्षक मानते हैं। चीन और जापान की कहानियों में बंदर चतुर शरारती के रूप में दिखते हैं। ये सब दिखाता है कि बंदर सिर्फ जंगल के जीव नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना का भी हिस्सा रहे हैं। आज के समय में बंदरों की जिंदगी सबसे ज्यादा चुनौतियों से भरी हुई है। जंगल तेजी से कट रहे हैं, शहर फैलते जा रहे हैं। जहां पहले सिर्फ पेड़ होते थे, वहां अब कंक्रीट की दीवारें खड़ी हैं। इस वजह से बंदर अपना प्राकृतिक घर छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। कभी मंदिरों में, कभी छतों पर, कभी सड़कों पर बंदर अब इंसानी दुनिया के बीच जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलाव के साथ टकराव भी बढ़ता जा रहा है। बंदर खाने की तलाश में घरों में घुस जाते हैं, इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दोनों ही हार रहे हैं, क्योंकि जब जंगल खत्म होता है तो सिर्फ बंदर ही नहीं, पूरा पर्यावरण टूट जाता है। बंदर जंगल के लिए बेहद जरूरी हैं। वो बीज फैलाते हैं, नए पेड़ उगाने में मदद करते हैं और जंगल के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर बंदर खत्म हो गए तो जंगल धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे, और जब जंगल कमजोर पड़ता है तो इंसान का भविष्य भी खतरे में आ जाता है। ये कहानी सिर्फ बंदरों की नहीं है, ये कहानी है विकास की, अनुकूलन की और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की। बंदर हमें ये सिखाते हैं कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, समझ और साथ की जरूरत होती है। शायद आने वाले समय में जब हम जंगल के बीच से गुजरें और पेड़ों पर किसी बंदर को देखें, तो हम सिर्फ उसे एक जानवर न समझें, बल्कि उसे अपने अतीत का एक हिस्सा और अपने भविष्य का एक इशारा समझें। क्योंकि जब तक बंदर जिंदा हैं, तब तक जंगल जिंदा है, और जब तक जंगल जिंदा है, तब तक इंसान भी जिंदा रह सकता है। समय के साथ जैसे जैसे बंदरों की प्रजातियां फैलती गईं, उनका जीवन सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा। हर नए माहौल ने उन्हें नए तरीके सिखाए। कहीं उन्हें ज्यादा तेज बनना पड़ा, कहीं ज्यादा शांत, कहीं उन्हें दुश्मन से लड़ना पड़ा, तो कहीं सिर्फ छुपकर जिंदा रहना सीखना पड़ा। ये अनुकूलन ही बंदरों की सबसे बड़ी ताकत बन गया। कई जगहों पर बंदर सिर्फ जंगल के बीच ही नहीं, बल्कि पहाड़ों, रेगिस्तान के किनारे और नदियों के पास भी रहने लगे। हर जगह उनकी जिंदगी थोड़ी अलग होती चली गई। कुछ बंदर सुबह सुबह खाना ढूंढने निकलते, जबकि कुछ शाम के वक्त ज्यादा सक्रिय रहते। ये सब आदत नहीं, बल्कि जिंदा रहने की रणनीति थी। बंदरों के दिमाग का विकास इसी वजह से और तेज होता गया। जब एक जीव को रोज नए फैसले लेने पड़ते हैं, तो उसका दिमाग मजबूत होता है। बंदर ये समझने लगे कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है, कौन सा फल जहरीला हो सकता है और कौन सा इंसान खतरनाक हो सकता है। वक्त के साथ उन्होंने इंसान को भी अपनी गणना में शामिल कर लिया। इंसान और बंदर का पहला सामना भी एक लंबी कहानी है। जब इंसान ने जंगल काट कर खेती शुरू की, तब बंदर पहली बार इंसानी दुनिया के बिल्कुल करीब आए। शुरुआत में ये टकराव कम था, लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ी, टकराव भी बढ़ता गया। बंदर जो पहले जंगल के फल खाते थे, अब खेतों की फसल खाने लगे। उनके लिए ये सिर्फ खाना था, लेकिन इंसान के लिए नुकसान। इस दौर में कई बंदरों ने इंसान के व्यवहार को देखना शुरू किया।
वो समझने लगे कि इंसान कब गुस्सा होता है, कब कमज़ोर होता है और कब उसे दूर रहना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन बंदरों को और ज़्यादा चालाक बनाता चला गया। कुछ बंदर शहरों में रहकर सड़क के इशारों तक को पहचानने लगे। जब गाड़ी रुकती तब सड़क पार करना, ये कोई जन्मजात ज्ञान नहीं, बल्कि सीखा हुआ व्यवहार है। बंदरों के बीच सीखने की प्रक्रिया सिर्फ माँ से बच्चे तक सीमित नहीं होती। पूरा झुंड एक दूसरे से सीखता है। अगर एक बंदर कोई नया तरीका सीख लेता है, जैसे बोतल का ढक्कन खोलना, तो धीरे धीरे पूरा झुंड वही तरीका अपना लेता है। इससे पता चलता है कि बंदरों के बीच संस्कृति जैसी चीज भी मौजूद है, एक ऐसी चीज जो पहले सिर्फ इंसान से जोड़ी जाती थी। ये भी देखा गया है कि कुछ बंदर अपने झुंड के नियम तोड़ने वालों को सजा देते हैं, कभी नजरअंदाज करके, कभी आक्रामक व्यवहार दिखाकर। इस तरह के सामाजिक नियम बताते हैं कि बंदरों का समाज सिर्फ प्रवृत्ति पर नहीं, बल्कि समझ पर भी चलता है। वो जानते हैं कि झुंड के बिना जिंदा रहना मुश्किल है। बंदरों के भाव भी गहरे होते हैं। अनुसंधान में ये देखा गया है कि अगर किसी माँ बंदर का बच्चा मर जाए तो वो कई दिन तक उदास रहती है। कभी कभी तो वो अपने बच्चे के शरीर को छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि खोने का एहसास है। दुख, लगाव और यादें, ये सब बंदरों की जिंदगी का हिस्सा है। इसी भावनात्मक गहराई की वजह से बंदरों का इंसान के साथ संबंध और भी गहरा महसूस होता है। जब हम किसी बंदर को अपने बच्चे को गले लगाते देखते हैं तो वो दृश्य हमें अपना सा लगता है। शायद इसीलिए बंदर हमें इतने करीब महसूस होते हैं। समय के साथ कुछ बंदरों ने अपनी पहचान और भी मजबूत कर ली। जापान के बर्फीली ठंड में रहने वाले बंदर, जो गर्म पानी के कुंडों में बैठकर अपना शरीर गर्म करते हैं, इस बात का सबूत है कि बंदर सिर्फ अनुकूलन ही नहीं करते, बल्कि माहौल का इस्तेमाल भी जानते हैं। ये व्यवहार किसी पुस्तक से नहीं आया, बल्कि अनुभव और देखने से बना। इसी तरह अफ्रीका के कुछ बंदर रात के समय भी सक्रिय रहना सीख गए, ताकि गर्मी और दुश्मनों से बच सकें। अमेरिका के जंगलों में रहने वाले बंदर अपनी आवाज़ों से पूरा इलाका चिन्हित कर देते हैं, ताकि दूसरे झुंड उनकी सीमा समझ सकें। ये सब एक विकसित जिंदा रहने की व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन जितनी तेज बंदरों की बुद्धि बढ़ी, उतनी ही तेज उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ती गईं। औद्योगिकरण ने जंगलों को छोटा कर दिया। सड़कें, बांध और शहरों ने उनके प्राकृतिक रास्ते तोड़ दिए। जहां पहले बंदर बिना रुके एक जंगल से दूसरे जंगल तक जा सकते थे, वहां अब उन्हें सड़क, बिजली के तार और इमारतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई बंदर दुर्घटना का शिकार होने लगे। कुछ बिजली के तारों से मारे गए, कुछ गाड़ियों के नीचे आ गए। ये सब उनकी गलती नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया का नतीजा था जो उनके लिए बनी ही नहीं थी। आज कई प्रजातियां खतरे की सूची में आ चुकी हैं। कुछ बंदरों की संख्या सिर्फ हजारों में रह गई है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में कई बंदर प्रजातियां सिर्फ तस्वीरों और चित्रों तक सीमित रह जाएंगी। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। कई जगहों पर संरक्षण योजनाएं चल रही हैं। जंगल के रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि बंदर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से जा सकें। लोग धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि बंदर कोई समस्या नहीं, बल्कि पर्यावरण का एक जरूरी हिस्सा है।